कल्पना कीजिए, समय को हजारों साल पीछे ले चलते हैं। न कोई गूगल था, न इंटरनेट, लेकिन भारत में ऐसे स्थान थे जहां ज्ञान का महासागर बहता था, जहां छात्र दूर दराज की भूमि से आते थे, यूनान से, चीन से, तिब्बत से, और सिर्फ एक ही कारण से, ज्ञान पाने के लिए। आज हम आपको ले चलेंगे तक्षशिला और नालंदा की गलियों में, दो ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया, लेकिन जिनकी राख आज भी हमारी आंखों में आंसू ला देती है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। वर्ष था 700 ईसा पूर्व। स्थान आज का पाकिस्तान। रावलपिंडी के पास बसा शहर तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। यहां न कोई ऊंची ऊंची इमारतें थीं, न भव्य गेट, बल्कि पूरा शहर ही विश्वविद्यालय था। हर गली, हर चौक ज्ञान की कक्षा थी। यहाँ 64 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। राजनीति, आयुर्वेद, युद्ध कला, शिल्पकला, दर्शन, गणित, और सबसे बड़ी बात, यहाँ फीस तय नहीं थी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार गुरुदक्षिणा देते थे। यहीं से निकले पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के पिता। यहीं से निकले चरक, आयुर्वेद के महर्षि। यहीं बैठे चाणक्य, जिन्होंने राजनीति की ऐसी किताब लिखी जो आज भी जिंदा है। और यही शिक्षा पाई चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आगे चलकर भारत का पहला अखंड सम्राट बना। लेकिन हर उजाला एक दिन अंधेरे में बदलता है, और तक्षशिला का सूरज भी डूब गया। 5वीं शताब्दी CE, हूणों के घोड़े तक्षशिला की गलियों में दौड़े। जहां कल छात्र बहस कर रहे थे, आज वहां चीखें थीं। गुरु के चरणों में बैठा विद्यार्थी किताब नहीं, बल्कि मौत से बचने की राह ढूंढ रहा था। पुस्तकालय जला दिए गए, पांडुलिपियां राख में बदल गईं, और फिर तुर्क आक्रमण आए। जो बचा था वो भी मिटा दिया गया। तक्षशिला, जो ज्ञान का मंदिर था, धीरे धीरे खामोशी का कब्रिस्तान बन गया। अब चलते हैं बिहार की धरती पर। वर्ष 5वीं शताब्दी। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने रचा एक ऐसा स्वप्न जिसे दुनिया जानती है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यानी ज्ञान देने वाला स्थान। यहां एक समय में 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे। पूरा शहर एक विश्वविद्यालय था। सुबह घंटियां बजतीं, आचार्य अपने अपनी कक्षाओं में बैठते, और छात्र बहस, तर्क और ध्यान में डूब जाते। नालंदा की शिक्षा व्यवस्था: दर्शन, गणित, खगोल, चिकित्सा, योग, तंत्र, भाषाशास्त्र। प्रवेश परीक्षा बेहद कठिन, केवल योग्यतम को ही स्थान। यहां शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं था, बल्कि सोचना, विवाद करना और ज्ञान को जीना था। धर्मगुंज, महान पुस्तकालय। नालंदा का गर्व था उसका पुस्तकालय धर्मगुंज। 3 मंजिला इमारत, लाखों पांडुलिपियों से भरी। वेद, उपनिषद, बौद्ध सूत्र, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, तंत्र। कहा जाता है अगर यह पुस्तकालय आज बचा होता तो दुनिया का आधा ज्ञान भारत के पास होता। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति: चीन से आए हुएनसांग और इत्सिंग यहां पढ़े। उन्होंने लिखा, नालंदा ज्ञान का महासागर है। एशिया, तिब्बत, कोरिया, सब जगह नालंदा का नाम गूंजा। भारत सचमुच विश्वगुरु था। लेकिन 12वीं शताब्दी में आया वह काला दिन। बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा के द्वार पर पहुंची। हजारों भिक्षु प्रार्थना में लीन थे कि अचानक दरवाजे तोड़े गए, मशालें उठीं, और धर्मगुंज, वह पुस्तकालय जहां ब्रह्मांड के रहस्य लिखे थे, आग में झोंक दिया गया। कहा जाता है वह आग 3 महीने तक जलती रही। लाखों पांडुलिपियां राख बनी, विद्वानों की हत्या कर दी गई, भिक्षु भागे, छिपे, और कुछ ने वहीं प्राण त्याग दिए। जहां कल ओम और बुद्धम शरणम गच्छामि गूंजता था, आज वहां सिर्फ चीखे और धुआं था। भारत का सबसे बड़ा ज्ञानकोश राख में बदल गया। दोस्तों, तक्षशिला और नालंदा सिर्फ इमारतें नहीं थे, ये हमारे पूर्वजों की बुद्धि थे, हमारी सभ्यता की आत्मा थे। उनका पतन सिर्फ पत्थरों का पतन नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी हानि थी। लेकिन इतिहास की राख से भी आशा की ज्योति जल सकती है। आज वही नालंदा फिर से जगा है। भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है।
बिहार में नया परिसर बना है जहां दुनिया भर से छात्र आ रहे हैं। तक्षशिला आज पाकिस्तान में पुरातात्विक स्थल है, लेकिन उसके खंडहर आज भी हमें पुकारते हैं कि शिक्षा की रक्षा करो। तक्षशिला और नालंदा की कहानी हमें गर्व भी देती है और चेतावनी भी। गर्व कि हम उस भूमि के वारिस हैं जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। चेतावनी कि अगर हम शिक्षा और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो सभ्यता का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। याद रखिए, तलवारें साम्राज्य बना सकती हैं, लेकिन शिक्षा सभ्यता बनाती है। और हम सब उस अमर विरासत के वारिस हैं। अगर आपको हमारी सनातन धरोहर की ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़ जाएं सनातन शास्त्र परिवार से सब्सक्राइब बटन दबाकर, क्योंकि सनातन शास्त्र में हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी विरासत की आवाज है।